दोस्तों, कहा जाता है बच्चा भगवान का रूप होता है। उसका मन, उसका आत्मा, उसका दिल गंगा की धार की तरह निर्मल, स्निग्ध और पवित्र होता है। वो न छल जल जानता है, न कपट जानता है। वो सिर्फ मुस्कुराना जानता है और निर्मल और स्निग्ध दिल से लोगों के साथ जुड़ना जानता है, प्यार करना जानता है। आप इनका अंदाज़ा उन माँ, उन बहनों, उन घरों से लगा सकते हैं, उन बापों से लगा सकते हैं जिनके घर में बच्चों की किलकारियाँ नहीं गूंजती है, जो एक बच्चा के लिए तरसते हैं और न जाने कितने देवी देवताओं, तीर्थ स्थानों, धर्म अनुष्ठानों, जग, मंदिर, मस्जिद, दरगाह पर मन्नतें मानते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, नाक रगड़ते हैं, तपस्या करते हैं एक बच्चे के लिए। वो क्या जानेंगे जो बात बात पर बच्चों को काल कवलित करते हैं। आज हमारे समाज में बच्चे को अपहरण कर लिया जाता है पैसों के लिए और उनका जान ले लिया जाता है। आज हमारे समाज में दुश्मनी में, बदले की भावना में बच्चों को हत्या कर दी जाती है। आज हमारे समाज में, हमारे देश में भ्रूण हत्या बंद है, प्रतिबंधित है, फिर भी वैसे लोगों पर आपकी नज़र पड़ ही जाएगी जो हॉस्पिटल के इधर उधर पैनी निगाह से चक्कर लगाते रहते हैं, अपने ही अंश को समाप्त करने के लिए हर एक कोशिश करने के जुगाड़ में। दोस्तों, हमारे समाज में कुछ लोग तो वैसे ही होते हैं, कुछ पति पत्नी आपस में झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, कलह करते हैं और रोज़ रोज़ के तंग आकर बच्चे को ही अपने ही हाथों हत्या कर देते हैं। जो बच्चे अपने घर को सबसे सुरक्षित जगह मानते हैं, कुछ भी होता है तो रो रो कर भाग कर अपने घर में आता है। जो बच्चे अपने माँ पापा का उंगली पकड़कर एक एक पग बढ़ाना सीखता है, उसकी एक एक बोली उस माँ बाप से प्रेरित होकर सीखता है। वो क्या जानता है एक दिन यही माँ बाप हमारे जान ले लेगा, ऐसा कभी वो सोचता नहीं है। वो कभी नहीं सोचता है कि हम माँ बाप के सामने अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे या माँ बाप ही हमारा प्राण ले लेगा। दोस्तों, आज हमारे समाज में ऐसे अनेक घटनाएं घटित होती है जहाँ पर बच्चों को उसका निवाला बनाया जा रहा है, बच्चों की हत्या की जा रही है, उसका शोषण किया जा रहा है। दुर्भाग्य से आज हम जो कहानी लेकर आए हैं वो इसी सब से मिला जुला एक कहानी है। दोस्तों, मैं परशुराम सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं सच का प्रहरी। दोस्तों, मेरा यह कहानी सत्य घटनाओं पर आधारित है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि मेरा कहानी अच्छा लगता है तो उसे सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि आने वाले समय में मैं आसानी से अपनी कहानी आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों नमस्कार, चलिए मैं अब कहानी की शुरुआत करता हूं। यह घटना उत्तर प्रदेश के एक ज़िला लगता है शाहजहांपुर। उसका एक थाना है, उस थाना का नाम है रोजा थाना। रोजा थाना का मानपुर चचरी गांव में एक परिवार रहता था। उसका नाम था राजीव। राजीव की एक पत्नी नाम कौशल्या थी। उसके 4 बच्चे, स्मृति, कृति, प्रगति, 3 लड़कियां थी और एक 5 साल का लड़का था, ऋषभ। बड़ी लड़की का उम्र 13 साल थी और वो 8वीं में पढ़ती थी। दूसरी बच्ची का उम्र 9 साल थी और वो 5वीं में पढ़ती थी। तीसरी यही तीसरा में पढ़ती होगी और चौथा घर पर भी बच्चा रहता था। ये 4 बच्चे का परिवार था उसका, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर रहता है। सब कुछ सही ढंग से चल रहा था, हंसना पीना खाना खेलना सब एक स्वस्थ फैमिली की तरह इन लोग रह रहे थे। न ज़्यादा अमीर थे न ज़्यादा गरीब थे, लेकिन अपने आप को संयमित होकर चलते थे। किसी तरह का कोई दिक्कत घर में नहीं था। लेकिन ऐसा होता है कि एक दिन राजीव अपने पत्नी के साथ कहीं बाजार जाता है। जब वापस आने लगता है तो एक जगह पर उसका एक गाड़ी से टक्कर हो जाती है और टक्कर ऐसा था कि उसके सर में ज़ोर से चोट लगता है। ज़ोरदार चोट की वजह से वो अपना याददाश्त खो देता है। कभी उसका सारी बात याद आ जाती थी तो कभी वो भूल जाता था, कभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता था तो कभी किसी के साथ गाली गलौज मारपीट करने लगता था। यानी मिला जुला कर उस सनकी का रूप ले लिया था। कभी नॉर्मल रहता तो कभी सनक जाता और उस सनकी अवस्था में उस
दौरा में सनकी का जो दौरा पड़ता था, पागलपन का दौरा पड़ता था, तो किसी का भी जान लेने को उतारू हो जाता था, किसी के साथ मारपीट करने लगता था। उसमें वो अक्सर उनके बच्चे और पत्नी शिकार होते थे। लोग तंग आ गए थे, परेशान आ गए थे, और डॉक्टर से भी दिखाते हैं, लेकिन जब तक दवा चलता था ठीक रहता था। और उस गरीब के पास जो कमाने वाला राजी में था, जब बैठ जाता है तो काम मिलना भी बंद हो जाता है, तो थोड़ा सा परेशानी भी होने लगती है। तो जब पैसा का अभाव रहता था तो दवा नहीं चल पाता था, तो फिर उसको पागलपन का, उसको दिमाग गर्म हो जाता था, उसका अटैक आना शुरू हो जाता था, और उसके बाद वो अपनी पत्नी को मारना शुरू कर देता था, अपने बच्चों को पटकना शुरू कर देता था। लोग भागने लगते थे, पत्नी हमेशा उससे बच के रहती थी। पत्नी को हमेशा वो धमकी देता था कि तुमको मार दूंगा, तुम्हारे बच्चे को सबको मार दूंगा, मैं जेल में चला जाऊंगा। और ऐसा उसने एक आध बार प्रयास भी किया था। एक बार की बात है, वो बाहर जाता है, बाजार वगैरह भी करता था, जब सही रहता था तो घर का सारा काम ध्यान भी काम भी करता था। वो मार्केट जाता है, मार्केट से छुप कर वो सल्फास का गोली ले आन के घर में छुपाता है, रखता है। पत्नी की उसका नज़र पड़ जाती थी, कारण कि पत्नी हमेशा उसके हर एक क्रियाकलाप पर ध्यान रखता था, कारण कि उसको डर था कि यह कभी भी कुछ भी कर सकता है। उसने ध्यान रखता है, और जब वो देखता है कि यह कुछ छुपा के रख रहा है, तो जब उसको चेक करता है तो दंग रह जाता है, आश्चर्यचकित रह जाता है। उसको पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है, कारण में उस सल्फस की कई गोलियां थी जो लाकर छुपा के रखा था। अमूमन वह गोली बच्चों और उसकी अपनी पत्नी को हत्या में वो प्रयोग करता। जो औरत होती है, उसकी पत्नी कौशल्या होती है, और चुपके से उसको बगल के तालाब में सारी गोली को डंप कर देती है, डाल देती है। कुछ दिन के बाद जब वो गोली को खोजने के लिए राजी हो जाता है, जब वहाँ पर वो सल्फास की गोली नहीं मिलता है, तो फिर पत्नी को मारपीट करने लगता है। और समझ जाता है कि पत्नी कहीं उसको हटा दी होगी, फेंक दी होगी। फिर पत्नी के साथ मारपीट करने लगता था। वो अक्सर पत्नी के साथ मारपीट करता था, और मारपीट इतना करता था कि गांव वाले भी छुड़ाने नहीं आते थे। रोज़ रोज़ जब आप किसी के घर में कलह होता है तो देखते होंगे गांव वाले भी थक जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। एक दो दिन तो जाकर समझाते हैं, बुझाते हैं, लेकिन जब यह एक दैनिक चर्चा बन जाता है तो लोग उस घर में भी जाना पसंद नहीं करते हैं, उसके दरवाजे पर भी चढ़ना पसंद नहीं करते थे। उन लोग के साथ भी ऐसा था, रोज़ रोज़ के कलह से लोग तंग हो गए थे, आजू बाजू मोहल्ला सब परेशान हो गया था, तो इसके लिए लोग नहीं जाते थे छुड़ाने के लिए। वो पत्नी को दुश्मन की तरह मारता था, पीटता था, और जान लेने पर उतारू हो जाता था। 26/3/2025 के दिन भी वह इसी तरह से अपनी पत्नी को मारपीट करने पर उतारू हो गया। पत्नी जान बचाकर किसी तरह से घर से अपने छोटे बच्चा को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह दरिंदा बाप बच्चे को पकड़ लेता है और पत्नी को मारपीट कर घर से बाहर भगा देता है। पत्नी चूँकि भागकर कहाँ जाती है, जब किसी पत्नी का, किसी घर के स्त्री का समय खराब रहता है, भाग खराब रहता है, परिस्थिति अच्छी नहीं रहती है, हस्बैंड का भी दिमाग इस तरह से होता है, तो भागकर अपने मायके की रुख करती है। 2 दिन 4 दिन 8 दिन वहाँ पर रहती है, फिर वापस आती है। अपने पति का घर तो छूटता नहीं है, लेकिन घर पर तो सन की पति है, वह हमेशा जान लेने पर उतारू रहता है। मालूम नहीं कब उसकी हत्या कर देगा, कब बच्चों की हत्या कर देगा, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन अब कर भी क्या सकता है, बीच में ऐसे पेशम पेश ऐसे स्थिति में बंधा हुआ था, उसकी पत्नी के कुछ भी नहीं कर सकती थी। और भागकर स्कूल जाती है, पास में ही स्कूल था गांव का, जिसमें बड़ी बच्ची और उनकी और बच्चियां पढ़ती थी। वो बड़ी बच्ची से मिलती है और बताती है, तुम्हारे बाप घर पर ऐसे कर रहा है, हमें मार रहा है, पीट रहा है, चलो हम लोग थोड़ा दिन के लिए अपने मामा के घर चलते हैं, मायके चलते हैं। लेकिन बड़ी बच्ची कुछ समझदार थी, थोड़ा बड़ी हो रही थी, उसने बताती है, मम्मी हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, और यदि हम यहाँ से भी चले जाते हैं तो हमारा एग्ज़ाम छूट जाएगा, इसके लिए हम नहीं जा सकते हैं। और हम हैं तो अपने छोटे भाई बहन का भी ख्याल रखेंगे, क्या ऐसा होगा? बच्ची के देखिए एक बार कभी कभी भगवान सच भी सामने ला देते हैं। बच्ची बोलती है कि मम्मी क्या ऐसा होगा कि पापा हम लोग का जान मार देंगे? पापा से हम लोग बच कर रहेंगे, ध्यान रखेंगे, खाना पीना उनको भी देंगे, और हम खाना पीना बना लेंगे, खा पी लेंगे। माँ को विश्वास हो जाता है, लेकिन एक डर अभी भी उसके मन में था। वो मायके तो पहुंच जाती है, लेकिन मायके जाने के बाद अपने ससुर को फ़ोन करती है। ससुर उसका पास ही घर में, दूसरे घर में, बाहर में रहता था। और ससुर को बोलती है कि पापा जी थोड़ा जो पति था उसके बारे में बोलती है, उन पर ध्यान रखिएगा, वो कभी भी मारपीट करने लगते हैं, बच्चे को डर लगता है। आज मैं मायके आ गई हूँ, आज हमको बहुत मारपीट कर रहे थे, हमारे जान लेने के लिए पड़े हुए थे, तो मैं भागकर मायके आ गई हूँ, थोड़ा बच्चे को ध्यान दीजिएगा, बच्चे घर पर अकेले हैं। उसका ससुर समझाता है, बोलता है ठीक है तुम जल्दी आ जाना, मैं ध्यान देता हूँ, देखता रहता हूँ।
रात का समय होता है, बड़ी बच्ची खाना बनाती है, सबको खाना खिलाते हैं, खाते पीते हैं। इन लोग अपने बाप को भी खाना दी होगी, ये असक सत्य है। उसके बाद रात होता है, रात को सब सो जाते हैं, लेकिन इसी बीच में दूसरी नंबर की बेटी जो कृति होती है उठकर आती है और बाहर में जो चारपाई पर उसके दादाजी सो रहे थे उस पर सो जाती है। लेकिन वो दरिंदा बाप बाहर आता है, उस बच्ची को उठाकर खींच कर ले जाता है और हिदायत देता है कि तुम लोग को सबको घर में सोना है, बाहर किसी को नहीं सोना है, और घर का कुंडी लगा लेते हैं। अब वो बच्चे क्या जाने, मैं पहले इस कहानी में बता चुका हूँ, जो बच्चे अपने माँ बाप को सबसे सुरक्षित कवच समझते हैं, जो अपने घर को सबसे सुरक्षित जगह समझते हैं, जहाँ पर वो अपने आप को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत समझते हैं, उस जगह पर जब बच्चे हैं तो वो भी निर्बोध बच्चे हैं, अबोध बच्चे हैं, जो दुनिया देखे नहीं हैं, जम कर ही खड़े ही हुए हैं, वो क्या इतना छल बल और कपट समझे कि हमारे बाप के दिल में हमारे लोग के प्रति नफरत पनप रहा है, आज जो हम लोग हत्या करने वाला है ऐसा सोच रहा है। वो लोग खाए पिए थे, दिन भर स्कूल वगैरह में गए थे, इधर उधर दौड़े भागे थे, सो जाते हैं, निर्बाध सो जाते हैं। इसी बीच में जो लड़की लोग का बच्चे लोग का बाबा होते हैं वो पीछे की तरफ से जाकर बाथरूम से चढ़कर झांक कर देखते हैं तो देखते हैं कि सभी बच्चे लोग अपने अपने बेड पर मच्छरदानी लगाकर सोए हुए हैं और बाप भी सो रहा है। हम निश्चिंत हो जाते हैं। वो आ जाते हैं घर पे, एक समय करीब 12 बजे का होता है। 11 बजे उसने अपने बाबा के पास से अपनी लड़की को खींच कर ले गया था घर में के लिए, लेकिन वो 12 बजे फिर उसका बाबा ऊपर से झांक कर देखता है। जब सब बच्चे सो रहे होंगे तो फिर वो जाकर सो जाता है। लेकिन एक क्या, सुबह 7 बज गए, अभी तो उनका छोटा पोता आ जाता था अपने बाबा के पास, क्योंकि बाबा वहाँ पर बाहर में चाय बनाते थे रूम में, और बच्चे को, छोटे बच्चों को बुलाते भी थे, या कभी वो बच्चा खुद ही आ जाता है। बच्चों में अक्सर देखा जाता है जब आप उनको प्यार देंगे, मोहब्बत देंगे ना, और आप दुश्मन भी रहेंगे ना, तो आपको हित नज़रों से देखते हैं, आपसे जुड़ जाते हैं। बच्चे का दिल बहुत ही पवित्र होता है, स्निग्ध होता है, वो सिर्फ प्यार करना जानते हैं, वो आपके दिल के नफरत को नहीं समझ पाते। तो वो दादा के साथ जुड़ाव हो गया था। छोटा बच्चा जो था, उनका जो पोता था ऋषभ, उससे बच्चा जब उसको आवाज़ लगाते हैं चाय पीने के लिए, जब 7 बज गया बच्चा नहीं आता है अपने बाबा के पास चाय पीने के लिए, तो बाबा आवाज़ लगाते हैं, ऋषभ आवाज़ लगाते हैं, कोई आवाज़ नहीं आता है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता है। फिर वो आंगन में झांक कर देखते हैं तो देखते हैं दरवाज़ा अंदर से बंद है। वहाँ पर भी आवाज़ लगाते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। फिर उनको शक होता है, अनजाना भय सताता है। फिर वो घर के पीछे जाते हैं, बाथरूम पर चढ़ते हैं, और बाथरूम से फिर उस घर में एक खिड़की था, उसमें जब चेहरा डाल कर देखते हैं तो वहाँ का दृश्य देखकर दंग रह जाते हैं। सब बच्चे लहूलुहान स्थिति में, कोई इधर पड़ा हुआ है, खाट पे फालसा पड़ा हुआ है, गड़ासा पड़ा हुआ है, और बाप भी दूसरी तरफ फांसी के फंदे पर झूल रहा है। यह दृश्य देखकर वो जोर जोर से रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, बदमाश हो भागते हैं। इनकी आवाज़ सुनकर गांव घर वाले भी आ जाते हैं, और जब गांव घर वाले का हुजूम आता है तो उस घर में जाया जाता है। वहाँ का जो विभत्स दृश्य था, जो हर किसी को विचलित कर देने वाला था, हर किसी को शोक के सागर में डुबो देने वाला था। भगवान न करे किसी गांव में, किसी समाज में, किसी एरिया में इस तरह की विभत्स घटनाएं घटें और इस तरह के घटना घटित करने वाले लोग पनप रहे होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा समाज, हमारा संस्कृति, हमारा देश ऐसी घटनाओं का कोई जगह नहीं देता है। हमारे समाज में ऐसी घटनाओं की कोई जगह नहीं होती है। ऐसे लोग कभी भी स्वीकार नहीं होते हैं जो गुस्से में अपने ही घर को या दूसरे को या अपने समाज को या अपने बच्चों को ऐसे हसरत करें। दोस्तों, किसी ने पुलिस को फ़ोन करता है, रोजा थाना क्षेत्र का पुलिस वहाँ पर आ जाती है। वो दृश्य देखकर वो भी विचलित हो जाते हैं, सब पुलिस वाले भी। उनको भी दिमाग काम नहीं कर रहा था, एक बाप अपने बच्चों को इस तरह से हसरत कैसे कर सकता है। उसने 4 बच्चों के गला काट कर हत्या कर दी थी। कृति और प्रगति पेट के बल सोए हुए थे, उनको पीठ के तरफ से गर्दन काट दिया जाता है, जबकि 2 बच्चे जो स्मृति और ऋषभ था वो पीठ के बल सोया था, तो उनको गला काट दिया जाते हैं। जो पेट के बल सोए थे उनको गर्दन काट दिया जाता है, जो पीठ के बल सोए थे उनको गला काट दिया जाता है। और यह बात फोरेंसिक लैब में भी जब रिपोर्ट आया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, तो उसमें भी पता चला। पुलिस शव का शिनाख्त करती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और दूसरे दिन जिस दिन घटना हुआ,
चारों तरफ ये घटना आग की तरह फैल जाता है। गांव, घर, समाज, एरिया जो भी है सोचा, लोगों को आना तांता लग जाता है, भीड़ इकट्ठा हो जाता है। और जो राजीव था, उसका बापू जी का नाम पृथ्वीराज था, उसने भी अपने चारों तरफ रिश्तेदार नातेदार को यह खबर फैला देता है कि आज हमारे घर में ऐसे ऐसे हमारे बेटा ने कर लिया है। फिर हित जन समाज का भी आना शुरू हो जाता है, तांता लग जाता है। लोग हॉस्पिटल की तरफ भी जा रहे थे, घर की तरफ भी जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस में भी पोस्टमार्टम के लिए सब गए थे, तो वहाँ पर भी लोग जाते हैं। सब लोग जो भी ये घटना को सुन रहा था, घोर निंदा कर रहा था, अफसोस कर रहा था, बोल रहा था ये घटना बहुत ही अमानवीय और असामाजिक है। समाज में ऐसी घटनाओं की कोई जगह नहीं होती है, ऐसे समाज में ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए। दोस्तों, मुझे यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है। और आशा करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे अपनों के साथ अच्छा से रहेंगे, अपने आप को सचेत रहेंगे, जागरूक रहेंगे। और दोस्तों, मेरा यह कहानी कैसा लगता है, यदि अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए और अपनी राय अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और कहानी को सुधार करने में जागरूकता आता है। दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।